हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज लोग हम लोग आज देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, जो कि प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम टोटल 395 अनुच्छेदों को कवर नहीं करेंगे। यानी कि उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे वो जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने की पूरी संभावना होगी, इस आर्टिकल को देखेंगे। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें बस आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल को, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन को। तो सो प्लीज़ इस सेशन से जुड़िए। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, साथ ही साथ आईएएस, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस उसमें अहम रोल रखता है, तो इसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। कहीं ना कहीं इस सेशन को पूरा देखिएगा आप। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अगर पसंद आया आपको वीडियो तो शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आज से शुरू करते हैं आज का सेशन। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अनुच्छेद 1, अभी मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको भाग भी बता दिया है, और संविधान की जो संविधान सभा के बारे में बताया था आपको। संविधान के भाग, अभी हम अनुसूची देखेंगे, अनुसूची को भी कवर करेंगे। बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं, तो सेशन से आप ज़रूर जुड़े रहिए। ठीक है, आर्टिकल 1 देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन क्या करता है। आर्टिकल 1 आपका, यानी कि अनुच्छेद 1 जो बताता है किसी भी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 की बात करें तो ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे कोई नया राज्य बनाना है किसी राज्य से काट के, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है किसी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 3, यानी कि आर्टिकल 3 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन, यानी कि किसी सीमा में या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हुआ, या फिर नए राज्य को निर्माण करना हुआ, नए राज्यों का निर्माण करना हुआ, तो इससे वर्तमान राज्यों की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल 3 हो जाता है। अगर इस तरह पूछता है कि नए राज्यों का निर्माण अथवा या फिर वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 3 से। जबकि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि किसी में प्रवेश कराना हो या स्थापना करना हो, वो आर्टिकल 2 में आता है। ठीक है, और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करेगा तो आर्टिकल 1 आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 5 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता क्या था, यानी कि मैंने आपको भाग 2 में बताया था 5 से 11 तक, क्या बताया था आपको, नागरिकता संबंधित प्रावधान जो किए गए हैं आर्टिकल 5 से 11 में किए गए हैं। ठीक है, तो वो भाग 2 में था, तो यहाँ पे 5 बता रहा है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की जो विधियाँ थी, यानी कि जो रूल्स हैं वही फॉलो किए जाएंगे। अनुच्छेद 14 जो बताता है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 14 बताता है। विधि के समक्ष समानता की बात कौन करता है, आर्टिकल 14, और ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत मैंने बताया था अब भाग 3 में 12 से 35 तक जो आर्टिकल आएंगे वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसी से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 14, यानी कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है किस आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है 14 में। अनुच्छेद 15 है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के स्थान पर विभेद, यानी कि किसी व्यक्ति से धर्म, मूल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, यानी कि आप लोक नियोजन, आप सरकारी नौकरी पाने के हकदार होंगे, यानी कि सभी को समान रूप से लोक नियोजनों में अवसर की समानता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष मूल, जाति, धर्म के लोगों को इसमें अवसर मिलेगा। इस आर्टिकल 16 में ये कहा गया है सभी को जो है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता सबको समान रूप से मिलेगी कि वो सम्मिलित हो लें। आर्टिकल 16 जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा गया आर्टिकल है, ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं
17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत। ये आर्टिकल 17 कहता है कि हमें छुआछूत का अंत करना है। यानी कि अगर आपसे कोई व्यक्ति छुआछूत या भेदभाव का प्रकट करता है तो इसके तहत आर्टिकल 17 के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं और आपको न्याय मिल सकता है। आर्टिकल 18 देखते हैं। ये जो है कि आर्टिकल 18 जो है आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि ये आर्टिकल 18 जो था पहले जो है उपाधियाँ दी जाती थी, उपाधियों का अंत है। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उपाधियाँ दी जाती थी उसका अंत कर दिया गया है कि अब जो है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से कोई ना तो विदेशों से किसी अदर देश से कोई भी उपाधि नहीं लेगा, कोई उपहार नहीं लेगा। ठीक है, इसकी बात करता है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। वाक स्वातंत्र एवं विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। देखिए आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें लगभग 5 पार्ट हैं, ABCDEFG तक है इसमें। ठीक है, तो ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है आर्टिकल 19A में। प्रेस की स्वतंत्रता 19A अगर देता है यहाँ पे, ठीक है, 19A देता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पे है, 19A में। जबकि वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आदि विषयों पर अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, आर्टिकल 19। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल। आप ऐसे सिंपल सी बात में याद रखिएगा। इसके तहत जो है 19 से प्रेस की स्वतंत्रता देता है। बी जो होता है, बी देता है 19B बिना अस्वस्थ घूमने की स्वतंत्रता। 19C देता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी देता है कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ई देता है कि ये तो वो इकोनॉमिकल से संबंधित था जो निकल गए, यानी कि कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 देता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि आपका आर्टिकल 20 कहता है कि अगर आप अपराध कर रहे हैं तो जैसे किसी भी एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रकार का अपराध करें आप उसको लिए मतलब एक अपराध किए उसके लिए 2 सज़ा नहीं हो सकती। और उस सज़ा जो मिलेगी आपको, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अगर मतलब आप अपने विरुद्ध जो है वकील खोज सकते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये सारे उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 20 यानी कि 20। आर्टिकल 21 देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन करता है, ये जो है ये 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कि इसमें प्राण और दैहिक से स्वतंत्रता से बात नहीं है। इसमें देखिए एक था मेनका गांधी केस, इसी आर्टिकल 21 से संबंधित था मेनका गांधी केस, जो कि विदेश जाते वक्त उनका वीज़ा जो है जब्त कर लिया गया था। तो इससे ये मतलब है कि आपको बस प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का मतलब नहीं है, संरक्षण से मतलब नहीं है। इसके साथ साथ आपका जो गरिमा है, यानी कि व्यक्ति की एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की भी स्वतंत्रता इसमें शामिल है। आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी टहल सकते हैं। इससे संबंधित आर्टिकल 21 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, आर्टिकल 21 का AF का कह सकते हैं 21 का जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है या अधिकार देता है। ठीक है, ये आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो था पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21A। देखते हैं 22। अब देखिए 22 में क्या कहता है। 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जब जो भी मैंने वहाँ पे बताया था वकील लेने की बात की थी, तो वकील लेने की बात इसमें बात कर रहा है। उसमें जो है जैसे एक कोई भी अपराध किए तो आप उसकी सज़ा एक ही बार पाएंगे, और प्रेजेंट टाइम में जो भी कानून बना है उसी की सज़ा आपको मिलेगी, ना कि अगर बाद में सब सज़ा सुनाया जाता है तो वर्तमान में चल रहे कानून के हिसाब से नहीं। पहले जिस टाइम आपने अपराध किया था उस टाइम की सज़ा जो है उसमें दी जाती थी, वो आर्टिकल, ठीक है, 20 में था। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है किस में दिया गया है, यानी कि अपने मनपसंद वकील कर सकते हैं आप अपने संरक्षण के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार से निरोध। यानी कि आप किसी से ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं ले सकते हैं। और ये जैसे बच्चों से
बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। और देह व्यापार यानी कि दुर्व्यापार के साथ साथ आपका आता है जैसे मानव तस्करी भी होता है। देखा जाता है कि पहले मज़दूरों को खरीदा जाता था। ऐसी सारी व्यवस्थाएं जैसे वेश्यावृत्ति भी इसी में आ जाएगी। आपका 23 आर्टिकल 23 जो है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है या फिर निषेध करता है। आर्टिकल 24 देखते हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी कि कारखानों में आप किसी भी बालकों से काम नहीं करवा 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं कारखानों में, ठीक है। और जोखिम भरे स्थानों पे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म से अबाध रूप से मानने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी प्रतिरोध यानी कि कोई भी विरोध नहीं करेगा। ये आपकी अंतःकरण की बात की जाती है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है आपका आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। आर्टिकल 29 देखते हैं हम लोग। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक चाहे हिंदू तो नहीं हो सकते आपको, जैसे मुस्लिम हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, इन सब जो है जैन हुए, इन सब अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है कि ये अपने हितों का संरक्षण स्वयं कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 29 के अंतर्गत। अब देखते हैं आर्टिकल 32 में क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आर्टिकल 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जितने भी आर्टिकल हैं 12 से 35 तक, इन सब से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट आपका 32 हो जाता है। इनसे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 32 के अंतर्गत जा सकते हैं। और इसी के संबंध में आपका जो है ये एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिटे भी निकालता है, ठीक है, ये 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 39 में क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, यानी कि 36 से 51 तक जो है आपका नीति निर्देशक तत्व बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 39 आता है आपका, जो कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति बनाया जाएगा, यानी कि राज्य द्वारा समाज के विकास के लिए कुछ नीति बनाए जाएंगे, कुछ ऐसे कार्यक्रम योजनाएं बनाए जाएंगे जिससे राष्ट्र का विकास हो। ये 39 में है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति बनाने की प्रावधान किस में है? आर्टिकल 39 में। अब आर्टिकल 39 कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि 39 में बताया गया है, 39 में अनुसरणीय कुछ नीति बनाया जाएगा सामाजिक विकास के लिए, जबकि 39A कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सबको प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 40 बोलता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, इसको आप याद रखिएगा। 40 पूछता है, आर्टिकल 40 पूछ सकता है आपसे कि ये ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है, आर्टिकल 40। अब देखते हैं आर्टिकल हम लोग 41 देखते हैं। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 41 आपको क्या करेगा कि आपको काम करने का यानी कि काम पाने का, शिक्षा पाने का, लोक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 41। आर्टिकल 43 ख है। आर्टिकल 43 ख कहता है कि सहकारी समितियों का संवर्धन, यानी कि आर्टिकल 43 ख में जो है सहकारी समितियों का स्थापना का बात किया गया है। इसमें कुछ प्रावधान भी बताए गए हैं, ठीक है। ये जो है बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आर्टिकल 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है। देखिए आर्टिकल 44 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। मात्र एक ही स्टेट है गोवा जहाँ पे ये आर्टिकल लागू है, यानी कि सिविल समान संहिता की बात करता है, यानी कि जैसे कि ड्रेस कोड की बात करता है, जैसे सबका एक ही ड्रेस कोड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक ही कोड हो, ठीक है। तो विद्यालयों में जैसे क्या होता है कि अभी कुछ पहले इससे संबंधित विवाद भी देखने को मिला था आंध्रा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि जो
हिजाब को लेके विवादित चर्चा में रहा है, उसको आप जानते होंगे। ये इसी आर्टिकल से संबंधित था, आर्टिकल 44 से, यानी कि एक समान सिविल संविदा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 45 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी कि अगर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल्यावस्था की देखभाल जो है, ये इस शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है किसमें, आर्टिकल 45 में। देखिए, अगर ये 45 जो है नीति निर्देशक से संबंधित है, तो नीति निर्देशक संबंधित जो भी आर्टिकल हैं, ये सरकार द्वारा ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाए जा सकते हम लोगों से, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। ये सरकार चाहे तो लागू करे या तो ना करे, इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इतना सिंपल है, ये याद रखिएगा। कहा हाँ डियर, अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 48, यानी कि 48A बोलेंगे या फिर 48 का होगा, जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। ये देखिए, ये आर्टिकल जो है नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है, जो कि 48A बोल सकते हैं या फिर 48 का बोल सकते हैं इसको। ये जो कि पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, वन्य तथा वन्य जीव से भी संबंधित है, ये जीवों की रक्षा से। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ये सो प्लीज यही इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। 48 के बाद हम लोग देखते हैं 50 आपका आर्टिकल 50 जो है, ये जो है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन करता है। आर्टिकल 50 यानी कि 50 अनुच्छेद आपका जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। सॉरी, आर्टिकल 51 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैं 48A बोला हूँ, 50 और 51 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है डियर, इसको आप भूलिएगा मत। आगे देखते हैं आर्टिकल 51A यानी कि 51 का जो कि इसमें मूल कर्तव्य की बात की गई है। अभी मैंने इसको बताया, इसके पहले मैंने आपको भाग में बताया था कि भाग 4 का में मूल कर्तव्य बताया गया है। अब देखिए, यहाँ से 52 से राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल होते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा बोला गया है कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में फिर बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि भारत की निर्वाचन की जो पद्धति होगी, एकल संक्रमणी समानुपातिक पद्धति द्वारा होगी, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, आर्टिकल 55 में बोला गया है। आर्टिकल 57 में बोला गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि अगर कोई एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, फिर से उसको राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना है, तो उसके पुनर्निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी बताया गया है। या फिर किसी कारणवश से राष्ट्रपति की कार्यकाल बीच में ही ख़त्म हो जाती है, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, मर जाता है या फिर वो कहीं उसे महाभियोग लग जाता है, तो पुनर्निर्वाचन की पात्रताएं क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। ठीक है, अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति की पद की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें की हैं आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 में क्या बात किया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 60 में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसके बारे में जो है वर्णन आर्टिकल 60 में यानी कि 60 में किया गया है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 61 में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। ठीक है, आर्टिकल 61 में हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये जो है पूछा गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है राष्ट्रपति के, तो वो आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 66 देखते हैं हम लोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें बताया गया है। ठीक है, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि किसी कारणवश से राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त हो जाता है, उससे संबंधित जो उसका निर्वहन होगा वो उपराष्ट्रपति करेगा, यहाँ पे बात की गई है। या फिर उससे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कर सकता है अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो। ठीक है, ये सारी बातें जो है आर्टिकल 70 में बताया गया है। आर्टिकल 72 में हम लोग देखते हैं,
72 जो है क्षमादान आदि से कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, अलवकरण और राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आर्टिकल 72, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है या मृत्यु की सज़ा पाया तो राष्ट्रपति उसको कम कर सकता है या फिर उसको माफ़ कर सकता है, फिर या उसको उम्र कैद में बदल सकता है या फिर एकदम उसको मतलब पूरा माफ़ कर सकता है उसको, मतलब अपराधी नहीं कहे जाने का, यानी कि उसको निरपराधी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। अब बात करते हैं हम लोग 70 का। 72 तक हो गया है, यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। 73 की बात करते हैं हम लोग। 73 में बोला गया है संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, यानी कि आर्टिकल 73 में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार बताया गया है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए आर्टिकल 74 में यानी कि 74 में मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आर्टिकल 75(1) यानी कि 75(1) में बताया गया है। अन्य सलाह मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति सलाह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जैसे अन्य मंत्री की नियुक्ति करना हुआ तो राष्ट्रपति जो है पहले प्रधानमंत्री से सलाह लेगा, इसके बाद उसकी नियुक्ति करेगा। ये भी आर्टिकल 75(1) में है। आर्टिकल 76 में क्या बताया गया है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान जो है आर्टिकल 79 में किया गया है। एंड 80 में यानी कि 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है और 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। तो ये तीनों आर्टिकल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 79, 80 और 81, तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। तो देखिए अगर 79 कहता है तो इसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। जब 80 की बात करेगा तो आप जान जाइएगा पहले राज्यसभा की संरचना की बात करेगा, फिर 81 में जो है लोकसभा की संरचना की बात करेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। 83 देखते हैं हम लोग। 83 में क्या, 83(1) का क्या बोलता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ये अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये आर्टिकल 83(1) में बताया गया है। जबकि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 84 में देखते हैं संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि कोई भी संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए अर्हता का प्रावधान आर्टिकल 84 में बताया गया है। आर्टिकल 85 में क्या बोला गया है, संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन की बात की गई है आर्टिकल 85 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 85। संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन की बात की गई है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 100 में हम लोग देखते हैं यानी कि 100 में आर्टिकल 100 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 100 में 100 का 1 बोला गया है, यानी 100 का 1 है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर। यानी कि देखिए लोकसभा जो है अपना निर्णायक मत कब देता है, वैसे तो लोकसभा जब जैसे मत बराबर हो जाए, जैसे एक वोट से जीत हार होने की संभावना बन जाती है, तो वहाँ पे निर्णायक मत जो होता है अब लोकसभा अध्यक्ष देता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 101 के तहत जो है वहाँ पे वो अपना मत जिसको दे देगा वही विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 101 में क्या गया है, कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करने पर यहाँ प्रावधान करता है आर्टिकल 101। आर्टिकल 108 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101, 108 यानी कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है, जबकि 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा बताता है। 109 जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया करता है, यानी कि विशेष प्रावधान बताता है, जबकि 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा बताता है। और आर्टिकल 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण देता है, यानी कि ठीक है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है 112। 110 जो होता है धन विधेयक की परिभाषा देता है और 109 जो है वो धन विधेयक की विशेष संबंध में विशेष
प्रक्रिया या प्रावधानों का वर्णन करता है। बहुत ही मोस्ट ये तीनों आर्टिकल है, आप डियर इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। सॉरी, आर्टिकल 112 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 112 में भी मैंने बताया वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 117 में देखते हैं वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है आर्टिकल 117 में। जबकि आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना जो है, ये बात 122 अनुच्छेद में बताया गया है कि न्यायालय जो है संसद की कार्यों की जांच नहीं करेगा। वो आर्टिकल 122 में बताया गया कि अगर कोई भी संसद नीति बनाती है, कुछ भी कार्य करती है, तो उसकी जांच जो है न्यायालय नहीं करेगा। आर्टिकल 122 में बताया गया है। 123 में बोला गया है कि संसद के विश्रांति काल एवं अध्यादेश प्रख्याति करने से संबंधित है, यानी कि संसद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये आर्टिकल 123 में बताया गया है। जबकि यहीं अब आगे हम लोग देखेंगे केंद्र की बात बोलेगा, वो 213 में जो है राज्य से संबंधित होगा, जो कि अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 123 हो गया है। ठीक है, 123 में आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 124 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का और गठन का प्रावधान करता है। जबकि 129 जो है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय की बात करता है। तो ये बात करता है 129 अभिलेख न्यायालय की, और 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। जबकि 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन यानी कि रिव्यूज की शक्ति देता है। ठीक है, पुनरावलोकन ये आर्टिकल जो है पूछ सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति की बात की गई है। 143 देखते हैं हम लोग। 143 में क्या कहा गया है? 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श की शक्ति ले सकता है। बट ये बात नहीं है कि उसको जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परामर्श दे उसको राष्ट्रपति माने ही, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, तो 137 याद रखिएगा, पुनरावलोकन की शक्ति है इसमें। और 143 में जो है ये परामर्श की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है। और 148 की बात हम लोग कर लेते हैं। 148 में क्या गया है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। ठीक है, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 161 में क्षमादान, यानी कि राज्यपाल, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है, 72 हम लोग पढ़े थे क्षमादान, वहाँ पे 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। जबकि 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करता है। निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है 161 में। क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिकल नंबर हम लोग 162 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार बताया गया है। 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे 75(1) में, जो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे 164(1) बता दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिकल बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता की बात करता है। जबकि 169 की बात करें 169 की, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का बात करता है। ठीक है, 169। जबकि 174 बात करता है राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाए जाने, उसका सत्रावसान, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। यानी कि 174 में राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान है कि वो कभी भी विधानसभा सत्र को बुला सकता है। ठीक है, विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और उसको विघटित भी कर सकता है। जबकि विधान परिषद को विघटित नहीं होता, वो अस्थाई सदन है। जैसे वहाँ पे राज्यसभा अस्थाई सदन था, यहाँ पे राज्यों में विधान परिषद भी अस्थाई सदन है। ठीक है, आर्टिकल 200 देखते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल 200, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक देना
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देना। ये वीटो आप कह सकते हैं, वीटो पावर है ये किसका, राज्यपाल का। ठीक है, आर्टिकल 201 देखते हैं हम लोग, देखते हैं डियर 201 में क्या बात कही गई है। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है आर्टिकल 201। अब 213 देखिए, इसके पहले मैंने बताया था विधानमंडल के विश्रांत काल एवं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी मैंने आपको बताया था 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जबकि 213 में जो है ये राज्यपाल की शक्ति होती है कि राज्यों में अध्यादेश जारी कर सकें। ठीक है, आर्टिकल 214 देखते हैं हम लोग, यानी कि 214 में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालयों में जो अभिलेख न्यायालय होंगे वो आर्टिकल 215 के अंतर्गत रखे जाएंगे। आर्टिकल 216 में यानी कि 216 में उच्च न्यायालयों का गठन क्या बात करता है, आर्टिकल 216 अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें बताता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति और उनसे संबंधित पद और किस तरह से उनका निर्वाचन होगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब बातें जो है आर्टिकल 217 में बताया गया है। 217 में आर्टिकल 219 देखते हैं, यानी कि 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं शपथ के बारे में बताया गया है 219 में। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की और शर्तों के बारे में बताया गया, जबकि 219 में जो है शपथ के बारे में बताया गया, जिसको प्रतिज्ञान भी कहते हैं। और 226 में देखिए उच्च न्यायालयों की कुछ रीटें निकालने की शक्ति है। मैंने बताया था इसके पहले आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में जो था सुप्रीम कोर्ट निकालता था रीटें, जबकि यहाँ पे 226 में ये जो है आपका वो उच्च न्यायालय यानी कि ये आपका हाई कोर्ट जो है रीटें निकाल सकता है 5 तरह से ये भी रीटें निकाल सकता है। आर्टिकल 231 देखते हैं हम लोग, सॉरी आर्टिकल 231 आर्टिकल 231 देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि 231 में जो है कोई भी एक या दो या दो से अधिक राज्य हैं तो उसके लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में एक ही उच्च न्यायालय होगा, जबकि आपको पता होगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है डियर मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने बताया था जिला न्यायाधीशों की बात 233 में 239 में राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किया, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। जबकि आर्टिकल 239 का देखते हैं दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं आर्टिकल 239 क में। ठीक है, अनुच्छेद 241 में देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 241 में किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 243 का जो है ग्राम सभा से संबंधित है। आर्टिकल जो है 243 का जो है ग्राम सभा से संबंधित है। आर्टिकल 243 का जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है, यानी कि पंचायतों का गठन और ग्राम सभा ये जो है अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा के बारे में बात करता है आर्टिकल 243 का, जबकि 243 का जो होता है पंचायतों के गठन की बात करता है, और ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 का जो है पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है, जबकि अनुच्छेद 243 घ की बात करें तो पंचायतों के स्थानों में आरक्षण से संबंधित रिलेटेड है, यानी कि 243 घ जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की बात करता है। कौन करता है? आर्टिकल 243 घ। अनुच्छेद 243 6 पंचायतों के वित्तीय सिफारिश के लिए जो है राज्यों के द्वारा वित्त आयोग गठित करने की बात करता है। ठीक है, तो वित्त आयोग की गठित करने की बात कौन करता है? 243 झ इसमें प्रावधान किया गया है। तो 243 झ हो गया है, हम लोग देख चुके हैं। अब 243 टा देखते हैं, पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान करता है 243 टा, जबकि 243 था की बात करें तो नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। ठीक है, 243 था। अनुच्छेद 243 सिया का जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात करता है। 243 सिया का जिला योजना के लिए समिति है,
अनुच्छेद 243 या झ जो है सहकारी समितियों से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। या झ यानी कि जो ब्लैक कलर का है ये इंपॉर्टेंट है, नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, 243 था, जबकि 243 या झ जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। सॉरी। अब देखते हैं हम लोग आगे आर्टिकल 249 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताया। यानी कि 249 में ये बताया गया अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में अगर विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है वो राज्य सूची में विषय में कानून बना सकती है। कौन? संसद बना सकती है 249 के तहत। आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रभावी करने के लिए विधान का वर्णन इसमें किया गया है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन जो है, यानी कि आप सिंपल से याद रख सकते हैं 262 में, यानी कि 262 में जो है नदी विवादों से संबंधित या जल संबंधी विवादों से संबंधित आर्टिकल है। 267 में हम लोग देखते हैं 267 में क्या बात कर रहा है। 267 में भारत की आकस्मिक नीति के बारे में बताया गया है, कंटिजेंसी फंड के बारे में बताया गया है, जबकि 280 में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बात करता है। 280 ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अनुच्छेद 300 का जो है विधि के प्राविधान के बिना व्यक्तियों के संपत्ति के वंचित नहीं किया जा सकता, ये 300 का है, ठीक है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आर्टिकल 312 है। जबकि 315 की बात करें तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 324 में निर्वाचन के अधीक्षण एवं निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। निर्वाचन निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के लिए आधार पर होना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है, आर्टिकल 330। जबकि 331 बोलता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व ये जोड़ा गया था 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा। यानी कि जो लोकसभा है उसमें आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा, आर्टिकल 104वें संविधान संशोधन, यानी कि ये जो है अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 2019 द्वारा इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। यानी कि जैसे अब लोकसभा में 2 उम्मीदवार होते थे जिनको आंग्ल भारतीय समुदाय से होते थे, जिनको जो था क्या नामित किया जाता था, अब ये व्यवस्था नहीं हो, इन लोगों को हटा दिया गया है। यानी कि 2 जो सीटें थी आंग्ल भारतीयों के लिए वो समाप्त कर दिया गया है। सिंपल सी बात ये है, ये 331 में है, यानी कि 331 आर्टिकल में बोला गया है। 331 हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। 332 देख लेते हैं। 332 में क्या कहा गया है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अब देखिए अभी हम लोग राज्यसभा में पढ़ रहे थे, अब विधानसभा में हम लोग देखते हैं 332 में विधानसभा में राज्यों में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण की बात करता है। जबकि आर्टिकल 333 राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी बना दिया गया, यानी कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है आपके लिए करंट में आपको, कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते थे, किस संविधान संशोधन द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 338 में देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, आर्टिकल 338। जबकि 338 का जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338 अनुसूचित जाति आयोग, जबकि 338 का बोलता है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 ख की बात करेगा तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता है। तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 338 अनुसूचित जाति के लिए आयोग है, जबकि 338 का जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए है, यानी कि एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है और ये ओबीसी के लिए है, ठीक है। ये सारे आयोग जो है 338 से 338 ख तक। 340 में क्या गया है, पिछड़े वर्गों और वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है।
सॉरी, तो 340 जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 343 में देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित की गई है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा की बात करता है कौन? 343। जबकि 344 जो होता है राजभाषा आयोग की बात करता है। 343 संघ की भाषा इंपॉर्टेंट है, 344 राजभाषा आयोग की बात करता है। अब 350 का देखते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की बात करता है। 350 का ये भी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है आपके लिए कि 350 का जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। 350 खा में जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी है, यानी कि 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी बताया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल 352। अब देखिए 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपात की बात करता है, ठीक है, सॉरी, ये बात करता है 352 जो बात करता है ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात करता है। जबकि 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी कि जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उससे संबंधित है 356। 352 जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, जैसे युद्ध हुआ या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया तो वहाँ पे 352 लागू हो जाता है। जबकि 356 की बात करता है तो ये राष्ट्रपति लागू होता है, ये पूरे देश पे लागू हो जाता है, लेकिन ये किसी भी मतलब किसी भी गवर्नर बॉडी पे, यानी कि मतलब कोई स्टेट पे लागू होता है, केवल स्टेट पे लागू हो सकता है, ठीक है। राज्य हो या संघ राज्य हो उस पर लागू हो सकता है, जबकि पूरे भारत पे नहीं। आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान है, ये भी पूरे देश में घोषित किया जा सकता है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात घोषणा नहीं की गई है। आर्टिकल 300 हाँ देखते हैं आर्टिकल हम लोग 369, आर्टिकल कौन सा है? 368 है। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में बताया गया है, जो कि किसी भी संविधान, कोई भी संविधान का संशोधन होगा आर्टिकल 368 के तहत होगा। तो आज के लिए बस डियर इतना रहा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ज़रूर करिएगा। अगर आप पहले आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिए और अपने ग्रुप में या दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है इस वीडियो से किसी को कुछ लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में कुछ नहीं है, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देने जा रहे हैं। आपका चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआईसी हो, या फिर आपका आईएएस पीसीएस का तो है ही ये, तो इसमें आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। तो देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले, थोड़ा सा भी मिले, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको हमको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी सफलता में ये ज़रूर ही फ़ायदेमंद ही साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित यानी कि आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, तो उस सेशन में आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको क्वेश्चन कराएंगे जो इस आर्टिकल से संबंधित होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने आर्टिकल किस हद तक अच्छे से सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।